भारत के आम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। विपक्ष ने धाक जमाई है, प्रदर्शन ऐसा किया है जिसकी अपेक्षा, जिसका अनुमान एग्जिट पोल नहीं लगा सका। लेकिन जनता कहीं ना कहीं जिस अंडर करंट की बात चल रही थी उसी तरह के नतीजे सामने आए हैं। जनता ने विपक्ष को मजबूत बनाया है, लेकिन सरकार बनाने का जो मौका है वो एनडीए के हाथ आया है। ये नतीजे क्या कहते हैं? भारत का लोकसभा चुनाव 2024 क्या कहता है? स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इन्हीं सवालों को, और जो कि सबसे बड़ा सवाल मदर ऑफ डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, इन्हीं को सीधे बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में। तो विपक्ष ने जमाई है धाक और बीजेपी को हुआ है नुकसान, एनडीए को भी नुकसान। लेकिन नीतीश बाबू अपने प्रदेश में अपना परचम मजबूत बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। कुछ सवाल और हैं जो कि इन चुनाव के नतीजों को बहुत ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। ये सवाल क्या हैं जिनको समझने की कवायद हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सवालों पर नजर। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे, क्या पीएम मोदी की नैतिक हार है? ये पहला प्रश्न। लोकसभा चुनाव के नतीजे, क्या पीएम मोदी की हार है? विपक्ष की सरकार गठन की संभावनाएं कितनी मजबूत है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल के नतीजों के क्या मायने हैं? एनडीए सरकार की स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना कितनी मजबूत दिखती है? और भारत की जनता ने किन मुद्दों पर मतदान किया? ये जो नतीजे सामने आए हैं इनको भी समझने की कोशिश करेंगे, इन नतीजों का मंथन करने की कोशिश करेंगे हमारे आज के पैनल्स के जरिए। आइए स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में उनका। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि अपने कार्यक्रम के दौरान हमने लगातार अलग अलग प्रदेशों का मंथन किया था, वहां पर जो मुद्दे उन पर बात की थी। मुकुल जी, कमोबेश जो नतीजे हैं वो उसी का रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की धरती से आत्मजीत सिंह, उत्तर प्रदेश से फिर से राजनीतिक विश्लेषक, और अभय कुमार दानगे जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेमंत जी, क्योंकि सबसे दिलचस्प अगर नतीजे कहीं सामने आए हैं तो वो बिहार से आए हैं। आपको अपेक्षा थी जदयू से इस तरह के प्रदर्शन की? बिल्कुल नहीं अपेक्षा थी। लग रहा था कि वहां पर कम से कम जो इंडिया अलायंस है वो मिनिमम 20 सीटें जीतेगा, उससे ऊपर जाना चाहिए था जी। लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत हुआ है। तो इसके पीछे मैं जो वजह मानता हूं वो ये है कि लगभग 1-1.5 साल पहले से, जिस समय ये लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष ने गोलबंदी शुरू की थी, उस समय ये चर्चा थी, खास करके एक छोटी सी पार्टी है जिसने अच्छा प्रदर्शन किया बिहार में, सीपीआईएमएल, जिसको 3 सीटें मिली थी, उसमें से 2 सीटें उसने जीती है। और उसके महासचिव ने कहा था, जिस पार्टी के महाधिवेशन में उसमें नीतीश कुमार भी गए थे, तेजस्वी भी गए थे, कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद भी गए हुए थे, और ढेर सारे अलग अलग पार्टियों के लोग थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोकसभा का चुनाव है उसे हमको आंदोलन के तरह लड़ना पड़ेगा, और देश भर में रैलियों की झड़ी लगानी पड़ेगी। ये 2 चीजें काफी गौर करने वाली बात है। तो जो नतीजे आए हैं उसमें यह है कि जनता ने अपने बूते इनको ये नतीजा दिया है जी। बहुत अधिक चीजें नीचे तक ट्रांसलेट नहीं हो रही थी। मैं बिहार में था, ये पूरे बिहार में जो हम लोग आकलन कर रहे थे, इस वजह से कि जनता के बीच में जो मोदी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, या बाद में जो संविधान और लोकतंत्र का जो सवाल आया, उन सवालों को लेकर के, तो और खुद नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन जो नीचे तक प्रचार ऊपर में काफी दिख रहा था, ग्राउंड लेवल पर ये एक ऐसी पार्टी से आपका मुकाबला था, खास करके बीजेपी से, जिसके अलायंस नीतीश कुमार थे जी। तो एक पूरी संगठित पार्टी से जिसके पास बहुत बड़ा कैडर बेस है, नीचे ग्राउंड लेवल तक को उसके कार्यकर्ता हैं जी। तो
चीजें जो कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या तेजस्वी यादव का ये नौकरी का सवाल हो, संविधान और लोकतंत्र का सवाल हो, इन चीजों को लेकर के नीचे जाने तक में बहुत अधिक मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिली। आप जो 5 किलो वाला जो लाभार्थी वाला जो एजेंडा था, उस एजेंडा का असर नीचे में दिख रहा था। अब कांग्रेस ने कहा 10 किलो हम 10 किलो अनाज देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपए देंगे, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे। ये सब चीजें जितना ऊपर में चर्चा का विषय थी, जितना टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया डिबेट में या जो चुनावी सभाओं में हो रहा था, नीचे ग्राउंड लेवल पर जो प्रचार संगठित होना चाहिए, आप सिर्फ इसको अगर पश्चिम बंगाल के उस पर तुलना करके देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि वो 365 दिन में अधिकतर समय वो सड़कों पर गुजारना पसंद करती हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो उनको सड़कों पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो उसका नतीजा वहां पर सामने में दिखा। लेकिन आप बिहार में सच मुझे लग रहा है कि ये चीजें नीचे तक ट्रांसलेट नहीं हुई और नीतीश कुमार का जो लाभार्थी वाला जो पूरा जो मासवेस है, खास करके महिलाओं वाला, वो उनके साथ इंटैक्ट रहा और अति पिछड़ों वाला जो उनका जो है वो उनके साथ इंटैक्ट रहा। हालांकि आरजेडी ने बहुत ठीक ढंग से सीटों का बंटवारा किया था, लेकिन उसमें ये जो अति पिछड़ा वाला जो था एंगल, उसमें वो पिछड़ों के जो अगरा हिस्सा है उसको ज्यादा तवज्जो उसमें दिया गया था। खास करके आप देखेंगे कि जो कुशवाहा को कई 7-8 टिकट कुशवाहा को दिया गया महागठबंधन की ओर से। बाकी चीजों कुछ जगहों पर प्रयोग किया गया। सुपौल में जैसे कि वहां पर चौपाल को टिकट दिया गया था जनरल सीट पे, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, तो प्रयोग इधर से अच्छे हुए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जनता के बीच में ये अपनी बात बहुत मजबूती के साथ नीचे तक नहीं ले आ सके। प्रचार ऊपर में जितना साफ दिख रहा था, जितना ऑफेंसिव दिख रहा था, नीचे में उनके कार्यकर्ता इसको जनता के बीच में लेकर के नहीं जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान ने भी, मैं इसमें ऐड कर देना चाहूंगी, जो स्ट्राइक रेट चिराग पासवान को मिला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूंगी। इतने युवा चेहरा और वो इतना अच्छा स्ट्राइक रेट लेकर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान पर एक सवाल अगला मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए अभय कुमार दांडगी जी। महाराष्ट्र भी एक वो स्टेट जहां पर काफी कुछ स्टेक एनडीए का लगा हुआ था, लेकिन उन सभी स्टेक्स को दरकिनार करते हुए जनता ने नंबर 1 पार्टी कांग्रेस को बना दी। अभय कुमार जी। जी सही है। देखिए इस बार क्या हुआ महाराष्ट्र में, जैसा हिंदी में एक कहावत है, दोनों का झगड़ा तीसरे का फायदा। जी यही यहां पर हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़फोड़ दिया, उसके बाद में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़फोड़ दिया। जी दोनों पार्टी को तोड़ने की वजह से जो मतदाता थे वो कई ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, और सबसे मेन जो है, इनको तोड़कर बीजेपी ने उनको जो साथ में लिया, वो साथ यहाँ के मतदाताओं को रुझा नहीं है, और उस वजह से कांग्रेस का बेनिफिट ज्यादा हुआ है। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं थी जी, महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट थी 48 सीट में से कांग्रेस को। अभी जो है वो करीब करीब 13 सीट कांग्रेस को मिली है। देखिए जहां पर एक सीट थी वहां पर आज 13 सीट हो गई है। इसका मतलब सीधा सीधा यही बताया जाता है महाराष्ट्र से कि मोदी जी को यहाँ पर 22 सभा लेने के बाद में भी जो उनको यहाँ पर जीत हासिल होनी थी वो हासिल नहीं हो पाई है। इसका जो सीधा सीधा रीजन अगर हम बताएंगे तो रीजन साफ है, जो पार्टी को तोड़फोड़ करके यहाँ पर जो पेश किया गया उसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और सबसे मेन बात, जो मराठवाड़ा एरिया है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र का, वहां पर जो राज्यसभा के लिए 2 कैंडिडेट जहां से चुने गए बीजेपी के लिए, वो एक ही सिटी में से चुने गए थे, नांदेड़ से, जहां से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यहां से नेतृत्व करते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। उनको कांग्रेस छोड़ने के बाद में बीजेपी ने राज्यसभा पर खासदार बोलकर लिया, और जैसे ही वो खासदार बोलकर आ गए, उस वजह से बीजेपी को
जी। अशोक चौहान की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। यहां पर अभी मराठवाड़ा में 8 जगह थे चुनाव, 8 जगह में से एक भी जगह पर बीजेपी नहीं आ सकी है। जिस बिल्कुल। अशोक चौहान को राज्यसभा में लिया गया, उनकी वजह से नांदेड़ के जो भूतपूर्व खासदार थे, जो सांसद थे, उनका आज पराभव हो गया है, वो हार गए हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस के लिए मुस्कुराने के लिए अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र से जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस को बड़ी मुस्कुराहट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुकुल त्रिपाठी भी जुड़े हुए, आत्मजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने की लोकसभा चुनाव के दौरान यात्राएं भी की हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। उनसे समझेंगे कि क्या उन्होंने जो आकलन किया था नतीजे वैसे ही आए हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो तो धराशायी हो गए हैं। मुकुल जी, समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे, क्या ऐसी कुछ हमने आकलन की, हमने समीक्षा की, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि जो मुद्दे जिन पर हम रोज चर्चा किया करते थे, उन मुद्दों से भी आगे जनता ने जो है एक अंडरकरंट को समझा और उसको ट्रांसलेट किया वोट्स में। मुकुल जी। जी बिल्कुल, हम लोग मैक्सिमम इनको दे रहे थे 220 225, उससे ज्यादा हम लोगों का कोई आकलन नहीं था जी। कि बहुत ज्यादा होगा तो 25 सीट तक जीत सकती है। हालांकि पार्टी समाजवादी पार्टी शुरू से कह रही थी कि हम लोग 50 सीट तक जीतेंगे, हालांकि वो भी नहीं हुआ। लेकिन जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट वास्तव में चौंकाने वाले हैं। और इससे साफ है कि अब की बार जो शुरुआत में जैसे हम लोगों ने काफी चर्चा की है, ये चुनाव पूरा देखिए मुद्दों का चुनाव था, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी उठाना चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको पटका लोकल मुद्दों पे जी। लोकल मुद्दों में महंगाई था, बच्चों की नौकरियां थी, उसमें सारी चीजें थी जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के अभी तुरंत उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, अभी तुरंत जी। तो ये अभी हमारे पास सूचना है कि दोनों बैठक कर रहे हैं, और इसका कैसे हुआ, क्या जवाब देना आगे केंद्रीय नेतृत्व को, उसमें मंथन चल रहा है जी। अब सबसे बड़ा जो चुनाव का रिजल्ट हम लोग को हैरान कर रहा है, उसमें टेनी जैसे आपके काफी ऐसे नेता हैं जिनका हम लोग नहीं सोच रहे थे कि उनकी दबंगाई से हम लोग ने पहले भी चर्चा की थी कि जीतेंगे जी। उनका हारना और 5-6 मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का हारना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये चुनाव पार्टी के साथ जनता ने भी लड़ा है और मुद्दों पे लड़ा। इसमें युवा जो है, यूपी के जितने युवा है जो नौकरियों से परेशान थे, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पोस्ट नहीं निकाल रही, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कितने चैनलों पे कितने लोगों ने इसकी मतलब बाकायदा बच्चों से बात की है जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं जी। वो रिजल्ट आज देखने को यूपी में मिला है जी। हैरानी की बात यह है कि इससे ब्रांड मोदी पे एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि जो पहले 3 लाख 3.5-4 लाख से वोट से जीते थे, अब की बार ये सिमट का 1.5 लाख होना जी। ये ब्रांड मोदी को दर्शाता है। और जहां जो राम मंदिर बनाए थे वही हार गए, ये सबसे बड़ा एक लल्लू सिंह के ऊपर, और बीजेपी नहीं संभाल पाए, 30,000 वोट से हारे हैं, लेकिन हार तो हार होती है। यानी अयोध्या में इतना डेवलपमेंट करना भी इनको काम नहीं आया। तो चीजें बड़ी बीजेपी के लिए मुश्किल है कि इसको ये लोग काफी दिन तक सोचते रहेंगे। और हो सकता है सरकार बनाने के बाद अब नौकरियों पे और युवाओं पे कुछ ध्यान दिया जाए जी। मतलब जो प्राइवेटाइजेशन का जो रेल चल रही थी, उस रेल पे देखते हैं कि ब्रेक लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्योंकि महंगाई तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत टोल बढ़ गया, दूध के दाम बढ़ गए, तो जनता में बड़ा इसका भी गलत मैसेज गया है, आफ्टर इलेक्शन तुरंत आप बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के भी दामों में उछाल की संभावना जता रही जी। जी जी जी। तो वो चीजें ऐसी हुई है कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट बांटे उसमें 5 यादव को छोड़ के किसी को टिकट ही नहीं दिया जी। एक खाली बदायूं की सीट ऐसी है जहां पे बहुत कम अंतर पे शिवपाल सिंह के लड़के आदित्य सिंह फाइट कर रहे हैं, आदित्य सिंह यादव। बाकी सारी सीटें क्लियर हो गई 4। उसके अलावा सब उन्होंने शाक्यों को, निषादों को ऐसे टिकट बांटे हैं वो मैक्सिमम जीते हैं जी। बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेटजी थी वो अखिलेश यादव की बहुत काम आई है, और इससे समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी फायदा मिल गया है, क्योंकि बूथों पे अगर कांग्रेसी नहीं मिले तो समाजवादी पार्टी के लोग मिले, और उन्होंने बाकायदा संभाला। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बगल की सीतापुर की सीट है, बाराबंकी की सीट है, जहां समाजवादी पार्टी का अच्छा होल्ड है और कांग्रेसियों ने मिलकर पूरा उसको संभाला है। कई सीटों पे, 6 सीटों पे अच्छा कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर जी।
कैराना भी वो सीट है जिसकी चर्चाएं हो रही थी और यहाँ पर भी जो है प्रदीप चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा। आत्मजीत जी जुड़े हुए हमारे साथ। आत्मजीत सर, मूल्यांकन आकलन हम अपने अपने कर रहे थे। उत्तर प्रदेश ने इस तरह का मन बनाया हुआ, इस तरह की ठानी हुई है। अयोध्या का नमूना पेश किया जा रहा है, अमेठी का नमूना पेश किया जा रहा है, टेनी जी का नमूना पेश किया जा रहा है, लेकिन एक जो उदाहरण यहाँ पर करण भूषण सिंह के रूप में सामने आया है, कहीं ना कहीं आप उस सीट को लेकर क्या यहाँ पर आकलन रखेंगे? जो नतीजे सामने आए हैं, ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को जीत मिल गई है। नेहा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इलेक्शन शुरू होने थे, पहले फेज से पहले मैंने और पब्लिक इंडिया के आनंद वर्धन जी है, उन्होंने एक आकलन किया था जिसमें हमने 38 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन को दी थी जी, क्योंकि उसके 2-4 रीजंस थे। एक तो आर्टिकल 370 पे जो मोदी जी वोट मांग रहे थे वो पुराना इशू हो चुका था। हिंदुत्व के मुद्दे पे जो राम मंदिर की बात थी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान पूरी हो चुकी थी जी। कोई एजेंडा नहीं था पोलराइजेशन या सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगना। फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ दिया ही नहीं। किसानों को उन्होंने 2021 में प्रॉमिस किया था कि वो C2+50 फॉर्मूला पे एमएसपी देंगे, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मनरेगा मजदूरी नहीं बढ़ाई, उल्टा सब्सिडी का बजट भी कम कर दिया। जो 3.5 लाख करोड़ का बजट था उसमें 40-50 हजार करोड़ की कटौती जो की वो खाद और उर्वरक बीजों के उसमें की। आपको याद होगा 2019-20 में जब लॉकडाउन लगा था, जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर का 6.6% था, वो घट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाली 0.4% रह गया। तो इसका जिम्मेदार कौन था? इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। फिर किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, 750 किसान शहीद हो गए। आज भी खनौरी शंभू बॉर्डर पे आप चंडीगढ़ में हैं, आपको पता है 26 से 28 किसान वहां भी शहीद हो चुके हैं। वो क्या मांग रहे हैं? 2021 में जो वादे किए गए बिजली सब्सिडी का, उर्वरकों का, आपका पराली का या एमएसपी के कानून बनाने का, ये सारे वादों पे मोदी सरकार पीछे हट गई, जिस वजह से किसानों का गुस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। और लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो बात राहुल गांधी ने कही, और सपा का जो एजेंडा था जिसमें उन्होंने पीडीए की बात की थी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो पीडीए फॉर्मूला और सोशल जस्टिस का कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी होगी, जितनी हिस्सेदारी होगी, जितनी संख्या भारी होगी। तो ये जो राहुल गांधी ने चलाया सोशल जस्टिस का कि हम 50% की ओबीसी आरक्षण की, जो ओबीसी SC/ST आरक्षण की जो लिमिट है उसको खत्म कर देंगे। जो बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण दी है उसमें SC/ST OBC नहीं है, स्वर्ण वर्गों के लिए जिनकी 7 से 8 लाख रुपए आए हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक में क्लिक किया। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट और बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये सोच रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के नाम पे पब्लिक वोट कैसे देगी, क्योंकि पब्लिक तो वोट देती है फ्री बिजली के नाम, लाभार्थी वर्ग के नाम पर, और कोई भी पॉपुलर स्कीम होती है, फ्री राशन होता है, उस पर देती है। पर इस बार पब्लिक ने यह दिखा दिया कि पब्लिक बहुत समझदार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझती है, लोकतंत्र को भी समझती है। और जो 10 साल में एक लाभार्थी वर्ग मोदी सरकार ने खड़ा किया, वो लाभार्थी वर्ग ने उस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया कि लाभार्थी वर्ग से हमारा पेट तो भर जाएगा पर हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लगेंगी। और बड़ी बात, जो अग्निवीर का मामला था वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया, क्योंकि अग्निवीर में 4 साल बाद बच्चा रिटायर हो जाएगा तो वो जाएगा कहां? क्योंकि 4 साल बाद उसको नौकरी मिलेगी तो एक गार्ड की नौकरी मिलेगी, या फिर उसको जो मर्सनरी आर्मीज होती हैं इजराइल में, गाजा में, यमन में, वो हायर करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें थी। बेरोजगारी का मामला था, महंगाई का मामला था, आरक्षण का मामला था, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का। मोदी सरकार का एक और बड़ी विफलता ये रही है, वो स्टेट फेडरलिज्म में बिलीव नहीं करती। वो कहती है स्टेट में ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तभी पैसा मिलेगा। वेस्ट बंगाल में आज अगर ममता 30 सीटों से ज्यादा लेके आई हैं, वो हमेशा डेवोल्यूशन पे, जीएसटी के शेयर पे लड़ती रही हैं। सिमिलर लड़ाई आंध्र वाले भी लड़े हैं, सिमिलर लड़ाई उड़ीसा वाले भी लड़े हैं, झारखंड वाले भी लड़े हैं, बिहार वाले भी लड़े हैं। ये सारी लड़ाई जो है, क्योंकि सेंटर ने सारे ग्रांट्स अपने ऊपर करके सेस का कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इतना सारा इंडेक्सेशन गरीब लोगों पे आ गया कि आज एक गरीब मजदूर और किसान भी जब राशन खरीदने जाता है तो खुले राशन पे भी उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। ये सब मुद्दे जो थे बेरोजगारी के, महंगाई के, अग्निवीर के और आरक्षण के, जो कहीं ना कहीं मोदी की सेंट्रिस्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में भारी पड़े। और एक बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, गुजरात स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, की पूरा अपना डिप्टी सीएम बैठा दो, अपने मिनिस्टर्स बैठा दो। करण ब्रिजभूषण शरण सिंह के आपने देखा कैंपेन में, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो AK शर्मा थे उनको कह दिया ये
मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के भावी। दूसरी बात, अजय मिश्रा टैनी को टिकट दे दी, जिसके ऊपर हत्या का आरोप था 4 और एक मीडिया कर्मी का। तो ये सब चीजें इतनी भारी पड़ी कि अमित शाह और मोदी को उत्तर प्रदेश ने रिजेक्ट कर दिया, और इसका अंदेशा हमें डे 1 से था। और हम आज से जब इलेक्शन शुरू हुआ था प्रोसेस, तभी से हम बोल रहे थे कि 38 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन को आएंगी, बीजेपी उसमें जाएगी और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। अभी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीतापुर में हूं, जिसका जिक्र मुकुल त्रिपाठी ने किया। मैं सुबह 5 बजे से वहां पे उसमें था, जो अपना काउंटिंग में था जी, और उसमें मैंने ये पाया, उस काउंटिंग में बीएसपी ने अपना अलग करके सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया। हर जगह उसने 1 लाख, 1.25 लाख, 90,000 वोट पाया। उसने अपना पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, जो बीजेपी की तरफ माइग्रेट कर गया था 2014-19 में, वो उन्होंने वापस कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी के लड़ने से बीजेपी को हुआ। और लड़ने से, यानी बीएसपी का जो वोट है वो सपा में ना जाकर बीएसपी को गया है, और जो पहले बीजेपी को गया था। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सपा का, देखिए, सपा का जो वोट है वो मुस्लिम यादव वोट है, ठीक है जी। मुस्लिम यादव वोट में एक सोशल जस्टिस के नाम पे एक जो दलित वोट था या अति पिछड़ा वंचित समाज का वोट था, वो कुछ वोट ट्रांसफर हुआ है बीजेपी से इंडिया अलायंस में। इसमें फायदा कांग्रेस को ये हुआ क्योंकि आईएनसी यहाँ 35 साल बाद जीती है। 1989 के इलेक्शन में लास्ट कांग्रेस जीती थी सीतापुर में जी। अब 35 साल बाद 2024 के इलेक्शन में जीती है। पर जिस काडर ने काम किया है 5 विधानसभाओं में, वो समाजवादी पार्टी का काडर था। समाजवादी पार्टी के काडर ने जान लगा दी। उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के नजर नहीं आए कहीं पे। तो ये एक बड़ी चीज निकल के ये आई बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो 17 सीटें लड़ी और 6 सीटों पर जीती, और 7वीं कानपुर भी जीत सकती थी, बड़े लो मार्जिन से हार गई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये लेकिन 2 पड़ोसी राज्य आगे लेकिन 2027 में जी क्षेत्रीय दलों के परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में इतना अंतर, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ समाजवादी पार्टी, मुद्दा वही, गठबंधन वही, लेकिन जनता ने अलग तरीके से जो है अपने नतीजे, अपने फैसले रखे हैं सामने। ये जिक्र किया था कि 2 पड़ोसी राज्य प्रदेश, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इतना धाकड़, आरजेडी का प्रदर्शन नहीं इतना निराशाजनक रहा, जो कि आप भी कह रहे हैं। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा था जो पैन इंडिया था। जब उत्तर प्रदेश में इसकी इतनी छाप है, तो फिर तेजस्वी कहां चूक गए? अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। अभी जो आप कह रहे थे, मैं उसी बात में मैं जोड़ता हूं अपनी बात को जी, कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि सीतापुर में कैसे सपा के कैडर ने जान लगा दी थी। तो चुनाव में परसेप्शन जो बनता है उसको नीचे तक ट्रांसलेट करने के लिए कैडर को भी जान लगाना पड़ता है। बिल्कुल, ऊपर भी नेताओं ने जान लगा रखी थी, ये दिख रहा था, और तेजस्वी की सभाओं में काफी भीड़ भी आ रही थी, लेकिन नीचे में वो चीजें बहुत अधिक ट्रांसलेट नहीं हो रही थी। ये हम लोग देख रहे थे जी। और उसी से जुड़ा हुआ एक चीज ये भी, जैसे कि आपने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर 5 सीटें जीत ली, 5 मिली थी और 5 जीत ली जी। तो एक चीज जो पहले से हम लोग महसूस कर रहे थे कि जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है बिहार में, उसमें जो लीडरशिप के लेवल पर दलित चेहरे की कमी थी। जितेंद्र राम मांझी उधर थे, चिराग पासवान उधर थे। तो एक जो परसेप्शन जो बनता है, तो उसमें ये बन नहीं पा रहा था। इनके पास कोई बहुत बड़ा दलित लीडरशिप नहीं था। तो उसकी भरपाई के लिए जो कोशिश होनी चाहिए थी वो होती हुई दिखी नहीं। बल्कि ये मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि खास करके जो पासवान बिरादरी है उसको ये मान लिया गया था कि चिराग पासवान को ही लोग वोट देंगे, इसलिए इन पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी भूल थी, और ये इसको और इस वजह से पासवानों का बहुत ये 90% वोट हमको लगता है कि उधर ही गया, और वो काफी अग्रेसिव वोट है वो। दूसरी ओर जो ये मुकेश सहनी को लेकर के ये आए थे, मुकेश सहनी लगातार कैंपेन में थे तेजस्वी के साथ, और उनकी जो जोड़ी जमी हुई थी उससे ये लग रहा था कि ये काफी नीचे में असर दिखाएगी। लेकिन जो पिछले 10 सालों से जो निषादों का जो ये था, संशय था बीजेपी के साथ जी, वो मुकेश सहनी उसको तोड़ने में मुझे लगता है कि बहुत कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल। एक पोस्ट जी हेमंत जी, पूरी करी बात अपनी जी।
एक बात मैं कहना चाह रहा था कि ये नीतीश कुमार वाला जो फैक्टर है, नीतीश कुमार के बारे में ये जो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस चुनाव में फिनिश हो जाएंगे, तो वो हुआ नहीं। नीतीश कुमार एक तरह से वो राख से उठ करके फिर वो तो खड़े हो गए हैं। और आज की तारीख में नीतीश कुमार एक ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है कि आखिरकार उनका अगला स्टेप क्या होगा। आज दिन में जो सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। हालांकि कुछ लोगों, जब मैंने संपर्क किया कुछ लोगों से, तो बताया गया कि नहीं, उस समय नीतीश कुमार खाना खा रहे थे और उसी दौरान वो पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ऐसा कहीं होता नहीं है, क्योंकि वो मुलाकाती तो थे नहीं, उप मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार तो उनको बैठने के लिए भी कह सकते थे कि उनको वेट करवा सकते थे कि खाना खाने के बाद बात करेंगे, लेकिन वो उल्टे पांव उनको वापस होना पड़ा था। तो ये बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी मुझे लगता है कि कल जो इंडिया की बैठक होगी, फिर उसके बाद नीतीश कुमार को आगे जो क्या स्टेप लेते हैं, वो ये सब उस पर तय होना है। तो नीतीश कुमार की वापसी की वजह से बीजेपी की मुश्किलें बिहार में बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी को तो नुकसान हुआ ही है, जिससे कि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार मजबूत होकर के बढ़े। बिहार विधानसभा चुनाव में उनका सफाया हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक तरह से वो फिर से ताकतवर होकर के उभरे हैं। ये बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा होने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार का ताकतवर होना बीजेपी के लिए बीजेपी की लीडरशिप को पसंद भी नहीं होगा, और उनके लिए लॉन्ग कोर्स में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इससे खतरा बना रहेगा उनको। जी बिल्कुल। हेमंत जी, मैं पड़ोसी स्टेट झारखंड को भी समझ लेना चाहती हूँ। झारखंड के नतीजों को कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया गया जेल, उसके बाद नेतृत्व जो है वो किसी और को सौंपना पड़ा सरकार का। देखिए, झारखंड में जो 5 सीटें जो जीती है इन लोगों ने, उसमें 5 वो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें और 5 सीटें इनके खाते में गई हैं। वहां कांग्रेस से ज्यादा, कांग्रेस के लीडरशिप से काफी गड़बड़ी हुई वहां झारखंड में, और उन लोगों ने उम्मीदवार देने से लेकर के और कैंपेन में ये दोनों जगह ये कोऑर्डिनेशन का अभाव था। और यही वजह है कि रांची तक में जहां सुबोध सहाय की पुत्री चुनाव लड़ रही थी, वहां भी इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। तो ये कांग्रेस के लीडरशिप की तरफ से वहां मुझे लगता है कि काफी ये उम्मीदवार चयन से लेकर के और ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाने को लेकर के इनमें बहुत अधिक कोऑर्डिनेशन का अभाव था, और इसका असर हुआ है। वहां अकेले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ही पूरे कैंपेन को लीड कर रही थी। बाकी का जो कांग्रेस का लीडरशिप है वो उसमें बहुत अधिक प्रभावी नहीं दिख रहा था। वो कांग्रेस की लीडरशिप बिहार में जिस तरह कांग्रेस की लीडरशिप ने एक तरह से चूक की है, उसी तरह की चूक झारखंड में भी हुई है। जी, कल्पना सोरेन क्या सहानुभूति भी नहीं बटोर सकी, वो आकर्षण भी नहीं जुटा सकी? नहीं, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हासिल हुआ वो कल्पना सोरेन की वजह से ही हुआ है, और किसी का उसमें योगदान नहीं है। कल्पना सोरेन ने अकेले वन मैन आर्मी के रूप में पूरे कैंपेन को लीड किया, और उनको सुनने के लिए लोग आ रहे थे। उनके पक्ष में गोलबंदी करने में कांग्रेस वहां पर चूक गई, बाकी के जो एलायंस थे वो चूक गए। जी। तो गठबंधन के यही जो आपसी तालमेल सामंजस्य है, यही गठबंधन को जो है सीटें दिलाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक चीज जी नेहा जी, एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि जो बिहार पे नेशनल पर्सपेक्टिव में मैं ये कह रहा था, जो बातें सब बाकी लोगों ने कही है, मैं भी उसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव इस बात के लिए याद किया जाएगा कि ये ब्रांड मोदी का जमाना अब लग गया, और ये जो कुछ भी अगर एनडीए का बीजेपी का खराब प्रदर्शन हुआ है, उसकी जवाबदेही मुझे लगता है कि मोदी जी पर जाती है। और मोदी जी का पीछे चलना, बनारस में, अयोध्या में हार जाना, ये अब चर्चा, मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है कैसे इन चीजों को कवर अप करता है, कैसे इन चीजों को छुपा लेता है। अब वो नैरेटिव क्या बना रहा है कि तीसरी बार मोदी जी आ गए, मोदी जी हारते, मोदी जी एक तुम्हें पीछे चल रहे थे, ये चर्चा का विषय नहीं है, इसको गौन कर दिया गया जी। बनारस में, अयोध्या में बीजेपी हार गई, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी। तो ये पूरा नैरेटिव, आप बताइए कि बीजेपी नीचे आ गई,
एनडीए के नाम पर आपने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं दिया था। कोई आपने ये कहा गया था कि जो बीजेपी का जो प्रोग्राम है वही एनडीए का प्रोग्राम है। उस समय तो एनडीए को कोई घास डालने के लिए नहीं तैयार था उनके अलायंस को। लेकिन आज चुनाव के परिणाम आने के बाद आज तो मांझी जी को बैठक के लिए अमित शाह ने फोन किया उनको बधाई देने के लिए। बिल्कुल, मांझी जी को भी इमीडिएट आमंत्रण मिल गया है बैठक के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें देखने वाली है। ये कमजोर होते हुए मोदी जी की का भी एक ये है चुनाव है कि जनता ने उनको खारिज भी किया है, उनकी लीडरशिप को और उनके ब्रांड को। जी वालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए स्ट्रेट टॉक में भारत के आम चुनाव के नतीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग की है और प्रधानमंत्री मोदी का आकर्षण जो कम हुआ है। नैतिक जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की बनती है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से इस मोर्चे पर जवाब दे। भारत के आम चुनाव के नतीजों और नतीजों का जो मंथन है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें अपने पैनलिस्ट के जरिए, जो लगातार इन चुनाव के मुद्दों को बारीकी से अध्ययन करते रहे, समीक्षा करते रहे, जनता के बीच जाते रहे और वहां से जो है एक रियल तस्वीर सामने रखने की कोशिश की है, नतीजों में जिसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। अभय कुमार जी के पास जाना चाहूंगी। अभय कुमार जी, आपने एक स्टेटमेंट दी थी स्ट्रेट टॉक के दौरान ही कि महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत होगी इसी तरह की सियासत नेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगी। तो क्या नंबर 1 महाराष्ट्र में कांग्रेस है नेशनल लेवल पर आप देख पा रहे हैं? जी, अभी महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो कांग्रेस अभी फिलहाल नंबर 1 पर है जी। और अभी जो विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं 4 या 5 महीने के अंदर विधानसभा के महाराष्ट्र में वापस चुनाव होने वाले हैं, उसका भी नतीजा जो है वो बहुत अलग नतीजा आएगा महाराष्ट्र की तरफ से जी। और अभी देश के बारे में अगर बताया जाए तो उद्धव ठाकरे जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है थोड़ी देर पहले। वो अभी इंडिया आघाड़ी के साथ में कल मीटिंग ज्वाइन करने वाले हैं और उनका भी कोई कहना है। देखिए, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से पहले तो उनको ही न्योता दिया जाएगा सरकार स्थापन करने के लिए, लेकिन अगर बाद में अगर समझो कुछ अलायंस उनके साथ में अगर नहीं जुड़ते हैं तो फिर वापिस लेकिन एक बार शायद कांग्रेस को अच्छा चांस मिल सकता है। जी मुकुल जी, सबसे बड़ा विन जो है आप किसको देखते हैं? क्या कंगना रनावत या फिर शिवराज चौहान? मुकुल जी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जीत तो एक वास्तव में मानी जाएगी। इतनी बड़ी लीड और इतने पुराने मुख्यमंत्री, उनका एक अपना बहनों का जो प्रेम था वो सब निकल के सामने आया है। इतनी बड़ी जीत तो वास्तव में हाँ एक लगेगा कि हाँ वो डिजर्व करते हैं। लेकिन कंगना रनौत का जीतना तो जैसे अब सोशल मीडिया पे चल रहा, तो एक तो होना चाहिए कोई जिसपे अब हार गई है स्मृति ईरानी, तो उनके जो वक्तव्य होते हैं और जिस तरह से वो बोलती है वो अब नहीं सुनने को मिलेगा। तो एक वहां कंगना रनौत जैसा एक रहना चाहिए जो कुछ भी बोल दे, कभी अपने आप को गिलहरी बोल दे, कभी 2014 पे जैसे कह दिया था उन्होंने कि पहले जो हमारे आजादी मिली थी उससे पहले उन्होंने पहला जो प्रधानमंत्री 2014 में मिली जी। तो इस तरह के भी कुछ लोग होने चाहिए जो मतलब मिमिक्री करें और कुछ हादसे का एक वो उत्पन्न कर सके। तो उसके लिए तो सही है, लेकिन अगर ये सोचे कि वो, क्योंकि जितने भी आपने देखा है बॉलीवुड के एक्टर हैं जो लड़ते हैं चुनाव, चाहे वो रवि किशन हो चाहे वो निरहुआ हो, देखिए निरहुआ हार गए, रवि किशन जीते हैं। लेकिन रवि किशन का पिछला 5 साल, मैं तो क्योंकि गोरखपुर जाता रहता हूँ और बड़ा करीब से जानता हूं, तो ये मैक्सिमम जो है वो सारी फिल्मों में इधर पिछले 5 साल से ये रेगुलर फिल्म कर रहे हैं। तो ये समय देते भी हैं, आते भी हैं, मकान भी खरीद लिया है। लेकिन वो जो एक सांसद का रहना चाहिए कि गरीब आदमी मिल ले, क्योंकि योगी जी का गढ़ है, बीजेपी की वहां काजल निषाद भी बहुत अच्छी लड़ी थी सपा से, लेकिन जीतना उनका तय माना जा रहा था कि विरोध के बावजूद वो जीत जाएंगे। अब की वहां वोटर निकला था, अगर वोटर पर ना निकलता तो फिर वही प्रवीण निषाद वाला 2019 के बाद का जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, वही हाल रहता। कुल मिला के ये कहें कि वहां पे पूरे उत्तर प्रदेश में जो अभी इन्होंने कहा, अभिजीत जी ने कहा कि बसपा का वोट जो है वो जिनको गया है, जो कैंडिडेट बहुत अच्छे थे
उनको तो बसपा का वोट गया है, लेकिन जो कमजोर कैंडिडेट थे वो बसपा का वोट राहुल गांधी की उस संविधान की किताब को लेके शिफ्ट हुआ है, और वो शिफ्ट होने के बाद बीजेपी और बसपा में न जाके वो सीधे गया है समाजवादी पार्टी में। इसकी वजह से ये, और साथ में युवाओं और जो बाकी चीजें हमारे सारे लोग कह चुके हैं कि वो चीजें पूरा अब दिख रहा है कि जितना विरोध था वो विरोध एक जगह इकट्ठा होके सीधे बीजेपी के टीकरा फूटा है, और जो बड़े बड़े इनके प्रत्याशी है वो इसी चक्कर में हारे हैं। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि बड़े मार्जिन से कोई नहीं जीतेगा। जो 3 लाख 2019 का डाटा उठा के देखिए, जो जीते आपकी 3 लाख 4 लाख पे 2 लाख 2.5 लाख पे थी, वो सब गिर के 25,000 50,000 पे आ गई है। तो ये चीजें बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी वजह क्या रही, और समाजवादी पार्टी के लिए तो जश्न का दिन है ही। बिल्कुल, सेलिब्रेशन की बड़ी वजह समाजवादी पार्टी को यूपी की जनता ने दे दी है। आत्मा जी पश्चिम बंगाल पर समझना चाहूंगी, ममता बनर्जी इतनी मजबूती से लोकसभा चुनाव में सामने आएंगी, इसका आकलन किया था आपने? जी, वेस्ट बंगाल का देखिए बड़ा क्लियर है कि स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट फेडरलिज्म की जब बात आती है तो मोदी सरकार सबसे पहली ऐसी सरकार है जो स्टेट फेडरलिज्म में बिलीव ही नहीं करती। उसने शुरू से उत्तर प्रदेश में कहा डबल इंजन की सरकार बनाई है, कर्नाटक में कहा डबल इंजन की सरकार बनाई है, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के 2 फाड़ कर दिए, गोवा में सरकार बदल दी, हॉर्स ट्रेडिंग करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी। ऐसे तमाम अनगिनत में, हिमाचल में भी आपने देखा किस तरीके से उनकी सरकार गिराने की पूरी कांग्रेस की कोशिश की गई, और राजस्थान में उनकी स्कीम कामयाब नहीं हुई, नहीं तो अशोक गहलोत ने बचा ली अपनी सरकार, नहीं तो वो सरकार भी गिर जाती। तो दीदी ने इनको बता दिया कि भाई अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप मुद्दे बताइए, आप किस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सीए का जो मुद्दा था, सीए का मुद्दा था, संदेश खाली का जो मुद्दा था, जो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की अगेंस्ट टीएमसी, ये क्या जनता ने वहां नकार दिया? देखिए, संदेश खाली एक इंसिडेंट था। वो इंसिडेंट क्या था कि एक सभासद कॉर्पोरेट या एमएलए टीएमसी का, उसको ईडी और सीबीआई अरेस्ट करने जाती है सेंटर से, और वहां के लोकल थाने में लोकल इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म भी नहीं करती है। तो ये एक तरीके से, मतलब आप एक स्टेट टेरिटरी में जा रहे हैं, आपके पास कोई भी सबूत है, आपके पास कोई भी कंप्लेंट है, आप स्टेट पुलिस को या स्टेट कमिश्नर से बात तो करिए। ये सरकार जेम्स बॉन्ड स्टाइल काम करती है। पंजाब का मसला क्या था? पंजाब में मैं शुरू से कहता आया कि रेडिकल्स जो हैं पंजाब में, या पंजाब में जो पंजाबी अस्मिता की लड़ाई है, जो सिख अस्मिता की लड़ाई है, उसमें 3 बड़े नाम, संगरूर में समरजीत सिंह मान, खडूर साहब में अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा। सरबजीत सिंह खालसा इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत गए। हम लोगों को पूरा अंदेशा था इन 3 सीटों में कम से कम एक सीट जो है वो एक रेडिकल सीट आएगी। वो किस लिए कि आप क्या करते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज में जाके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं। उन 5 सिखों की जो पंजाब की हूर के लिए लड़ाई लड़ते हैं, या पंजाब के लिए कोई अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, या वहां के लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स, जेम्स बॉन्ड स्टाइल पॉलिटिक्स, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दे दीजिए, हरजीत निज्जर को मार दीजिए। आपने देखा किस तरीके से गुरपतवंत पन्नू की सुपारी दे दी गई। एक इन्हीं का आदमी गुजरात का जो है वो यूरोप पर अरेस्ट कर लिया गया। Let me correct this. These all are allegation against present government. Allegations होती हैं, but there are also certain binaries. We fight election on binaries. The binaries are no state. आपने वेस्ट बंगाल की बात की, पंजाब की बात मैं कर रहा था, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, अपना ऑपोजिशन नहीं है यहाँ पे, योगी सरकार की, योगी महाराज की सरकार है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तब भी माइनॉरिटीज के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं। बुलडोजर पॉलिटिक्स होती है। मध्य प्रदेश में बुलडोजर पॉलिटिक्स शिवराज चौहान ने की। आपने देखा किस तरीके से वेस्ट बंगाल अपने डेवोल्यूशन की बात को लेकर कहता रहा कि हमें पैसा नहीं मिलता है टाइम पे। उड़ीसा में हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके की चीजें जो बीजेपी ने की, तो बाइनरी सेट हो गई। बीजेपी चाहती है कि जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहीं वो काम करेगी, या सरकार को काम करने। समय समाप्त हो गया, लेकिन एक अपनी तरह से जोड़ देना चाहती हूँ। महुआ मोइत्रा की जो जीत हुई है कृष्णनगर
सीट से कहीं ना कहीं जनता ने जो है अपना जनप्रतिनिधि किसे बनाना है, जनता ही तय करती है। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती, बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जेल में बैठा हुआ शख्स भी चुनाव जीत जाता है और जिसको लोकसभा स्पीकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं संसद से, उसे जनता दोबारा से चुनकर संसद में भेजने का फैसला कर लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सभी मेहमानों का, आपने कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना ईमेल भेजिए info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।